हेलो यूजर्स। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल वॉल ऑफ द टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि आर्किया ने कैसे एक प्रिमिटिव ऑर्गेनेल को खाया और फिर वो यूकैरियोट बने। ठीक है, कैसे कंजर्वेशन थ्योरी हुई थी, पहले सेल कैसे डेवलप हुआ था। ठीक है, ये सब हम देख चुके हैं। कंजर्वेशन थ्योरी अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वापस से सेशन 1 जाकर देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने एंडोसिम्बायन थ्योरी नहीं देखी है तो सेशन 2 में जाइए। ठीक है, इससे पहले हमने ग्राम स्टेनिंग की भी बात की थी, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करती है। दैट डिफरेंस बेसिकली अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द कैप्सूल और स्लाइम लेयर एंड द सेल वॉल ऑफ द सेल एनवेलप। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल एनवेलप के वजह से होता है। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है और ग्राम नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, ये सब आप सेशन 2 वाले लेक्चर में पा सकते हैं। ठीक है, तो अभी चलो देखते हैं सेल वॉल के बारे में। वहां पे हमने ये भी डिस्कस कर ली थी कि सेल वॉल जो है वो किससे बना होता है। बैक्टीरियल सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ नैम एंड नैक। ठीक है, नैम एंड नैक। ये नैम नैक क्या है, प्लस नैम और नैक प्लस होता है क्रॉस लिंक पॉलीपेप्टाइड्स, क्रॉस लिंक पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, ये कैसा होता है एक बार देख लीजिए। मान लो ये कोई शुगर है, ठीक है, हमेशा ग्लूकोज ऐसा ही कुछ रहता है। ठीक है, यहाँ पे उसका H, यहाँ पे एन एसिटाइल। ठीक है, इसका नाम है, नाम का नाम है एन एसिटाइल, एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे एक एन एसिटाइल। ठीक है, ये जो है ये शुगर है म्यूरेन। ठीक है, म्यूरेन। तो ये हो गया एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। और यहीं पे अगर एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन लग जाए, ठीक है, ये शुगर अगर ग्लूकोजामीन बन जाए, मतलब ये एन फिर सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ठीक है, तो ये हो गया ग्लूकोजामीन। ठीक है, ग्लूकोजामीन। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, we'll be looking into those differences in biomolecules chapter। यहाँ पे देखो, ये इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड्स की चेन लगी होती है। ये पॉलीपेप्टाइड है एक तो, ये एक पॉलीपेप्टाइड है। रुकिए थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। ये एक पॉलीपेप्टाइड है ब्लैक से, ये एक दूसरा पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, ये दो पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ठीक है, और इनके बीच में कुछ क्रॉस लिंकिंग ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा, अगर ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक शुगर होगा, उसका पॉलीपेप्टाइड होगा, फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्रॉस लिंकिंग होगा, यहाँ पे एक है, यहाँ पे सामने एक होगा और शुगर, तो इन दोनों के बीच में क्रॉस लिंकिंग यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग। तो ऐसे करते करते पूरा एक वायर का मैश बन जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ऐसे कुछ, ये सब पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये सब बीच बीच में ऐसे पॉलीपेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ शुगर्स, ऐसे वाले शुगर्स 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 शुगर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टिडोग्लाइकान। ग्लाइकान मतलब शुगर, पेप्टिडो क्योंकि पॉलीपेप्टाइड लगा है, सो दिस इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान, ग्लाइकान। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकान। और इसमें क्या पाया जाता है, टेकोइक एसिड। ठीक है, ये सेल वॉल कंटेन्स, ये अगर हो गया है ये लिख लीजिए, ये खाली स्ट्रक्चर है बस। ठीक है, और क्या पाया जाता है इसमें, ये हो गया, मिटा जाएगा, आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड यू विल आल्सो गेटिंग दिस इन द नोट्स। अच्छा, और क्या मिलता है, जैसे कि ये थे, ठीक है, ऐसे शुगर्स थे और बीच बीच में ऐसे बने हुए थे हमारे ऐसे क्रॉस लिंकिंग चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, अभी क्या हुआ, ये एक चेन है, ठीक है, उसके ऊपर और एक प्लेट है और एक प्लेट है, ऐसे बहुत सारे प्लेट्स बने होंगे। ठीक है,
ऐसे प्लेट्स को कनेक्ट करने वाला अंदर के साथ, ठीक है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल वॉल को सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करने वाले, ठीक है, ऐसे 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 कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे वाले, उनको बोला जाता है टेकोइक एसिड। ठीक है, टेकोइक एसिड या फिर टेकोइक एसिड, ठीक है। तो ये टेकोइक एसिड का मेन काम क्या है? एंकोरिंग, इनका मेन फंक्शन है एंकोरिंग द सेल वॉल विद द सेल मेम्ब्रेन, विद द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, हो गया। तो देखो ये सेल वॉल है, सेल वॉल से ऐसे 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 मॉलिक्यूल, ये सेल वॉल एक लेयर नहीं होगा ना, बहुत सारे लेयर्स में बने होंगे, मैश जैसा होगा, तो ये ऐसा 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 कुछ मॉलिक्यूल्स लगे होंगे, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है? देखो सेल वॉल के फंक्शंस देख लेते हैं अभी, बस नहीं तो काम है, देखो और सोचो कि कैसा क्या हुआ होगा और अरेंजमेंट ऐसा क्यों है। फंक्शंस, ठीक है, सेल वॉल के फंक्शंस। तो फंक्शंस में देखो सबसे पहले सेल वॉल क्या है? एक रिजिड हाउस है, ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर है, इट गिव्स इंटीग्रिटी एंड शेप, इंटीग्रिटी एंड शेप टू द शेल, टू द सेल। मतलब इस सेल का जो भी शेप है वो क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस सेल वॉल, ठीक है। और क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? सेल मेम्ब्रेन को ये इंटीग्रिटी प्रदान करता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन कभी भी कुछ भी नहीं बन सकता, ठीक है, वो अपना शेप मेंटेन करे। हाँ, तो फंक्शंस में क्या है? इंटीग्रिटी एंड शेप ऑफ द सेल सबसे पहला है, ठीक है। इंटीग्रिटी, शेप ऑफ द सेल तो समझ में आ रहा है, हाँ, कि सेल मेम्ब्रेन का शेप में मेंटेन करेगा और पूरा सेल का शेप मेंटेन करेगा। इंटीग्रिटी मतलब क्या है? इंटीग्रिटी मतलब उसका जो भी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है, मतलब वो बना हुआ है लिपिड, सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से, वो हम देखेंगे, ठीक है, देखेंगे हम। तो सेल मेम्ब्रेन का जो भी स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर इंटीग्रिटी है उसको वो बना के रखता है, ठीक है, उसको डिग्रेड होने नहीं देता है फ्रॉम द एंजाइम्स एंड फ्रॉम द आउटसाइड थिंग्स, इट प्रोटेक्ट्स द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको कहेंगे हम स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना। चलो, और क्या काम करता है ये? It protects the cell from bursting. Cell from bursting. Bursting due to excess pressure. Due to excess osmotic pressure. ठीक है। अभी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ठीक है, फ्रॉम बस्टिंग और ऑस्मोटिक प्रेशर दो वर्ड हमें मिले, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है, मान लो पानी है, ठीक है, पानी बाहर से अंदर चला गया, सेल के अंदर गया। अभी पानी अंदर जाने के जब पानी बहुत ज्यादा अंदर चला गया, सेल मेम्ब्रेन क्या है? पूरा फ्लेक्सिबल है। और सेल मेम्ब्रेन क्योंकि फ्लेक्सिबल है तो ये सेल फूलने लगा, इट स्वेल्स अप, द सेल स्वेल्स अप एंड फाइनली इट रीचेस, पूरा दोनों के बीच का जो स्पेस आपको भी दिखाई दे रहा है, ये जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड में ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस पूरा कवर अप हो गया, पर वो और ज्यादा क्यों नहीं बढ़ पाया? बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, सेल वॉल ने उसको रोका, ठीक है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर ये दे रहा था ऑन द सेल वॉल ने भी अपने प्रेशर दे के इसको रोक लिया, ठीक है। सो द वॉल प्रेशर प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम बस्टिंग, ठीक है, तो सेल फटा नहीं तो और ज्यादा पानी घुसने लगता और फिर फट जाती सेल, ठीक है। क्योंकि सेल वॉल एक बाहर से प्रेशर भी दिया तो और पानी ज्यादा इसके अंदर घुस भी नहीं पाया, ठीक है, इसीलिए इट प्रोटेक्ट्स द सेल। और क्या? इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग, अभी कोलैप्स होने से कैसे बचा रहा है? ये तो समझ में आ गया कि हाँ चलो पानी घुस रहा है तो बर्स्ट होने से कैसे बचा रहा है। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोलैप्सिंग कैसे दे रहा है? हमने पहले से ही बोल रखा था आप लोगों को कि टेकोइक एसिड कुछ होता है
which anchors the cell wall with the cell membrane, ठीक है। अभी अगर एंकर कर देता है, कोई चीज दोनों को मिला देता है, मतलब दोनों को जोड़ के रखता है, तो जब इसके अंदर से बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी जब चली जाएगी इसके अंदर से, तो ये सेल चाहेगा कि ये पास आ जाए, ठीक है, श्रिंक कर जाए, ये वो सेल वही चाहेगा, ठीक है। पर क्या होगा, ड्यू टू दिस एंकोरेज, ड्यू टू दिस binding of the cell wall with the cell membrane through the teichoic acid, it will not allow the shell to collapse, ठीक है, ऐसा होता है। फिर क्या, it is also flexible to some extent, it is also flexible to some extent allowing growth। फ्लेक्सिबल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ हो सके ना, जब सेल छोटा होगा तब उसको ग्रोथ होना पड़ेगा। ग्रो होने के लिए अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं हुआ, अगर ये पूरा इतना ज्यादा रिजिड हो गया, तो क्या होगा, फाइनली सेल को इसको तोड़ के निकलना पड़ेगा, ठीक है। सो फ्लेक्सिबल टू सम एक्सटेंट टू फैसिलिटेट ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ हो सके अच्छे से, इसी वजह से ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। अभी एक बात बताइए मेरे को कि ये जो सेल वॉल है, ठीक है, दिस इज अ लिविंग स्ट्रक्चर और अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अंदर से मतलब जैसे बाकी चीजों को सेल ने अपने अंदर खा लिया था, हमने वही स्टोरी बताई थी ना कि हाँ चलो ये एक सेल था, उसके अंदर कुछ कॉलर्स था, ठीक है, एक मेम्ब्रेन के अंदर, उस सेल ने अपने हिसाब से वो बाकी न्यूट्रिएंट्स को लेना चालू कर दिया अपने अंदर और स्टोर कर दिया, ठीक है, वही किया था हमने। पर यहाँ पे ये जो देखो, ये बाहरी वॉल है, ठीक है, तो ये कैसे बना होगा, या तो ये बाहर से मतलब अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स इसने गेन कर लिया था उसको ये छोड़ा है, धीरे धीरे छोड़ा है, ठीक है, छोड़कर फिर ये बना है मेरा सेल वॉल, ठीक है। वो छोड़ता गया, जैसे ही वो कुछ कुछ चीजें बाहर लाता गया, ड्यू टू फॉर इट्स ओन प्रोटेक्शन, ठीक है, वो कुछ कुछ चीजें बाहर छोड़ता गया, और छोड़ने के बाद क्या हुआ, वो डिपॉजिट होती गई और फिर बन गया हमारा सेल वॉल। सो सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। उसकी नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ होती है या नहीं होती, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कैसे होती है नॉन लिविंग थिंग्स की ग्रोथ, एक्कर्सन फ्रॉम आउटसाइड होता है, ड्यू टू डिपोजिशन उनकी ग्रोथ होती है, वैसे ही तो बनती है, और ग्रोथ भी होती है उसकी, वैसे ही ग्रोथ होती है ड्यू टू आउटसाइड डिपोजिशन, ठीक है। चलो ये बन गया सेल वॉल हमारा। अभी सेल वॉल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ द यूकैरियोट्स एंड वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन ब्रीफ विद द यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम जब पढ़ेंगे तभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे पूरा। सेम होता है, इट इज सेमी परमेबल इन नेचर, टोटली सेम लाइक द यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन। अभी चलते हैं इस पे, इस स्ट्रक्चर पे, ये वाला जो इनवेजिनेशन मतलब क्या, ये जो सेल मेम्ब्रेन था, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या हुआ, उसका इनवर्ड ग्रोथ थोड़ा सा हो गया, मतलब वो इनवर्ड थोड़ा सा एक्सटेंड कर गया, ठीक है, ये यहाँ पे टूट गया और क्या हुआ, एक्सटेंड कर गया इनवर्ड जब ये एक्सटेंड कर रहा था, ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स उसके ट्यूब्यूल्स बने, कुछ स्ट्रक्चर्स द इनवर्ड एक्सटेंशन of cell membrane, ठीक है, can be in the form of tubules। ये ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं, देखो ये जो आप सेल देख रहे हो, ये आप सोच रहे हो कि पूरा सेल है, मतलब हम लोग बाहर से देख रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। हमने बताया था ना लास्ट वीडियो में कि हम सेल्स को क्या करते हैं, काट लेते हैं पूरा, ठीक है, माइक्रोटोम से काट लेते हैं बहुत छोटे छोटे करके पीसेस, उसका एक थिन पार्ट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल पूरा नहीं है, तो क्या होता है, ये मान लो ये कोई सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक, ये कोई मेम्ब्रेन थी, ठीक है, इसने क्या किया, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट किया, ऐसे इन्वेजिनेट किया, ठीक है, ये स्पेरिकल है, मान लो ये पूरा स्पेरिकल है, अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेट कर गया, ठीक है, एक स्फीयर को ही इन्वेजिनेट किया जब ये, तो ये मेरा बन गया वेसिकल, ठीक है, एक स्फीयर टाइप का, मतलब एक बबल टाइप का जब हो गया तो वो बन गया मेरा वेसिकल, ठीक है। अगर वो कोई लेयर की तरह बना, मान लो
ऐसे पूरा लंबा, बहुत बहुत ज़्यादा लंबा, ठीक है, ऐसा कुछ बना। और ये 3D होगी ना, तो पूरा ये लेयर की तरह दिखेगी मुझे, कुछ ऐसे वाली लेयर होगी, पूरा ऐसे ही दिखेगी पूरा, ठीक है, ऐसे वाली लेयर की तरह दिखेगी, इसीलिए उसको हम बोलेंगे लैमेली, ठीक है, कोई लेयर, लैमेली मतलब शीट, कोई लेयर, ठीक है। और क्या हो सकता है, ट्यूब्यूल्स हमने लिखा था सबसे पहले। ट्यूब्यूल्स कैसे बन गए, अच्छा देखो, जब ये मेम्ब्रेन इनवेजिनेट कर रहा था अंदर की तरफ, तो क्या हुआ, कुछ स्ट्रक्चर्स होंगे जो वेसिकल्स 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 वेसिकल्स, मान लो एक जगह पे वेसिकल बना था, ठीक है, फिर आगे और एक वेसिकल बना, फिर और एक वेसिकल, फिर और एक वेसिकल, ठीक, लंबा वेसिकल्स के पूरा मतलब ऐसे, ठीक है, मान लो ये वेसिकल था, फिर ये पास में वेसिकल, फिर ये और एक पास में वेसिकल, फिर और ये और एक पास में वेसिकल्स, ऐसे बहुत सारे वेसिकल्स बन गए, ठीक है, छोटे छोटे। तो ये जब मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, ये सब कुछ ऐसा बन जाएंगे ना। चमचम की मिठाई किसने देखी है, एग्जैक्टली ऐसे दिखती है, ठीक है, कुछ ऐसा बन गया ये वाला। ये लैमेलर नहीं है, सच्ची मैं बोल रही हूँ, लैमेलर नहीं है। लैमेला कैसे होगा, पूरा शीट जैसा, पूरा ऐसा टाइप का, मतलब उसका बोथ लेंथ एंड ब्रेथ चारों ओर ऐसा फैला हुआ रहेगा लैमेला, पर ये ऐसा नहीं है, ये खाली लेंथ वाइज बहुत लंबा है, या तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा मान लो ऐसा वाला, ठीक है, ऐसा वाला कुछ बना, ऐसे वेसिकल्स 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 ऐसे जॉइन होते गए, और फिर ये कुछ ऐसा बन गया, तो ये ट्यूब्यूल्स जैसा दिखा, ठीक है। ये अगर कट गया है ऊपर से, क्योंकि हम सेल को काट दिया ना, तो ये भी वैसा ही दिखेगा जैसे वेसिकल दिख रहा है, पर ये क्या है, ट्यूब्यूल है, तो बहुत सारे वेसिकल्स जोड़ के तो ट्यूब्यूल बन गया है, ठीक है। तो कैसे बने तीन स्ट्रक्चर्स, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड लैमेली, ठीक है। ये जो तीन स्ट्रक्चर्स बने, इनको हम कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर फिर कंप्लीटली बना, इसको हम बोलेंगे मीसोसोम, ठीक है, इनवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, कॉल्ड एज मीसोसोम, मीसोसोम, ठीक है। ये मीसोसोम को कॉन्ड्रोइड्स भी बोला जाता है, कॉन्ड्रोइड्स। कॉन्ड्रोइड्स अभी क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे जो यूकेरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, काम क्या है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करे, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है बेसिकली सिक्रेशंस करके, रेस्पिरेशन होता है उसमें। तो ये जो है, ठीक है, मीसोसोम्स, इसने क्या किया, जो सेल का पार्ट था उसको थोड़ा कंपार्टमेंटलाइजेशन कर दिया, थोड़ा ही सही, पर थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कुछ कंपार्टमेंट्स बन गए, मतलब छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स बन गए, कुछ छोटे छोटे, मान लो यहाँ पे कुछ रह सकता है, अभी यहाँ पे कुछ रह सकता है, यहाँ पे कुछ रह सकता है, यहाँ पे कुछ रह सकता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो गई, एक चीज तो उसके अंदर कुछ रह सकता है, मतलब वो सिक्रेशन में हेल्प कर सकता है अभी, ठीक है। अगर सिक्रेशन कर सकता है तो चीजों को, ये देखो बाहर से कोई चीज मुझे अगर बाहर चाहिए, ठीक है, मान लो जैसे सेल वॉल का फॉर्मेशन के टाइम पे, तब क्या चाहिए मेरे को, अंदर से कुछ चीज चाहिए जो बाहर लग सके, बाहर आके डिपोजिट हो सके, तो अंदर से क्या करेगा, ये बाहर छोड़ सकेगा ड्यू टू एक्सोसाइटोसिस करके, मतलब ये कुछ आया मान लो यहीं पे, ठीक है, ऐसा था, ये वाले रीजन को दिखाना है हमें, ये अंदर से कुछ एक आया, ठीक है, कुछ एक आया, कुछ आया यहाँ पे, जैसे ही वो यहाँ पे आया, इसने क्या किया, इमेजिनेट करके इसने इसको अपने अंदर ले लिया, ठीक है, इसको अपने अंदर ले लिया, फिर क्या किया, इसको छोड़ दिया, इसको जैसे ही इसने छोड़ा, जैसे ही छोड़ा तब क्या हुआ, ये अपना डिपोजिट होने लग गया, ये वेसिकल्स बाहर आई, वेसिकल्स बाहर आने पर ये फटे, फटने पर फिर यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ द सेल वॉल होने लगा, ठीक है। सो सेल वॉल फॉर्मेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी क्या, क्योंकि सिक्रेशंस है और थोड़ा कंपार्टमेंटलाइजेशन हो गई है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी रह सकते हैं, प्रोटीन्स हैं तो एंजाइमेटिक काम कर सकता है, ये एंजाइमेटिक सिक्रेशन, ठीक है। और क्या, एंजाइम्स हैं तो अभी रेस्पिरेशन भी हो सकती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है इसीलिए, ठीक है। एंजाइम्स तो और भी बहुत सारे फंक्शंस करते हैं, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब हमारा जो ये जो डीएनए है उसको दो
मतलब उसके 2 रेप्लिका बनाना, ठीक है। मान लो ये एक है, ठीक है, उसको सेम टू सेम और एक है यहाँ पे बन गया है। उसको बनाने के लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए होते हैं जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो भी बना सकता है ये, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है, डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। अभी देखो डीएनए तो नई वाली तो बन गई, चलो यहाँ से लेके, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन तो हो गई। अभी ये डीएनए 2 सेल्स में डिवाइड होता है। फिर डीएनए रेप्लिकेशन कब होती है? जब सेल को डिवाइड होना होता है, 2 सेल बनना होता है, ठीक है। जब 2 डीएनए की रिक्वायरमेंट पड़ेगी तभी तो 2 डीएनए बढ़ेंगी, या फिर एक सेल के अंदर 2 डीएनए क्या करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब सेल डिवीजन का टाइम आएगा, सो इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग दोज डीएनए विद द डॉटर सेल्स, ठीक है। कैसे हेल्प करता है? हमने ऑलरेडी बता चुका है कि ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन में क्योंकि ये हेल्प करता है, नया वाला सेल वॉल फॉर्मेशन में, सो इट विल हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डीएनए ऑल्सो। मान लो यहाँ पे 2 डीएनए बन चुके हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, तो ये अपना इन्वेजिनेट कर जाएगा, या फिर ये कुछ सिक्रेशंस देगा जहाँ पे कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो जाएगी, और फिर 2 सेल मतलब 2 डीएनए मेरी डिफरेंशिएट हो गई, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए, उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए अमंग डॉटर सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए, ठीक है। चलो, तो इतने सारे फंक्शंस कर लेता है मेसोसोम, ठीक है। ये एक्चुअली पहले सोचा जाता था, आजकल भी बहुत सारे साइंटिस्ट सोचते हैं, पर बहुत ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जो आजकल सोचने लगे हैं कि दिस इज रॉन्ग, दिस इज एक्चुअली मेसोसोम जो है वो कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पाया नहीं गया है, ठीक है। बहुत सारे सच्ची में जो है उनमें कुछ पाया नहीं गया है, बस एक आर्टिफैक्ट है, कोई कोई बोल देते हैं। मतलब क्या, देखो थोड़ा सा, मान लो कोई सेल था, ठीक है, इसको मुझे अभी क्या करना है, किसी स्लाइड के ऊपर उठा के स्लाइड के ऊपर फिक्स करना है, ठीक है, फिक्स करना है किसी स्लाइड के ऊपर। उसके लिए पहले मुझे ग्लिसरीन देनी पड़ेगी, कुछ भी देनी पड़ेगी, फिर मुझे सेल डालना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर मुझे लगाना पड़ेगा अपना कॉपर स्लिप। देखो, एक सेल के लिए उसके ऊपर कॉपर स्लिप डालना हथौड़ा मारने जैसा है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होता है, टूट जाता है। वो लोग बोले, कुछ साइंटिस्ट बोले कि ये सेल क्या होता है, टूट जाता है, और जैसे ही ये सेल टूटी तो ऐसा कुछ बन गया इसके अंदर, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट यू कॉल एज मेसोसोम। दिस इज द डिसप्रूफ हाइपोथेसिस फॉर मेसोसोम। आज तक ऐसा बोला गया है कि ये होता होगा, ठीक है, क्योंकि उनके एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन लोगों ने किए हैं, जब तक कोई सेल को फिक्स नहीं किया गया था माइक्रोस्कोप के लिए तब तक वो सही था, उसमें कुछ मेसोसोम नहीं था, पर जैसे फिक्स कर लिया फिर देखा तो उसमें मेसोसोम आ गए थे, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि मेसोसोम आर आर्टिफैक्ट्स, मतलब जैसे क्रैविंग्स करते हैं ना स्टोन को मार मार कर, तो ये क्रैविंग है ड्यू टू फिक्सेशन ऑफ द सेल, ठीक है। पर बहुत साइंटिस्ट ये मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाँ सच्ची में हो सकता है कुछ गलत। देखते हैं आप लोग में से कोई हो सकता है जो प्रूफ कर दे सच्ची में क्या है, ठीक है। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, राइबोसोम्स पे, ठीक है। तो राइबोसोम्स, इनका नाम राइबोसोम्स क्यों पड़ा? सबसे पहले तो राइबोसोम्स का एक दूसरा भी नाम है, याद रख लो, ये है पैलेडे पार्टिकल्स। क्यों दिया गया इनको पैलेडे पार्टिकल्स का नाम? थोड़ा कहानी सुन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। पैलेडे एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो काम कर रहे थे यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर। तो उन्होंने ये से बहुत सारे छोटे छोटे देखा और कुछ बड़े बड़े माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए उन्होंने, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं ना, बहुत ज्यादा साइज में, राइबोसोम से तो बहुत काफी बड़े होते हैं। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स को राइबोसोम्स बोल दिया, स्मॉल पार्टिकल्स, एंड माइटोकॉन्ड्रिया जो उन्होंने देखा उसको लार्जर पार्टिकल्स बोल दिया। तो उनके हिसाब से पैलेडे पार्टिकल्स, इसीलिए उनके नाम पर राइबोसोम्स को पैलेडे पार्टिकल्स बोला जाने लगा, ठीक है। तो राइबोसोम्स को पहली बात राइबोसोम्स ही क्यों बोला जाता है, चलो इसको तोड़ देते हैं थोड़ा सा। राइबो मतलब बाद में देखते हैं, जोम्स मतलब पहले देखते हैं। जोम्स का मतलब है सोमा, जोम्स इज ब्रॉट फ्रॉम द वर्ड सोमा, ठीक है। सोमा का क्या अर्थ है बेटा? बॉडी, ठीक है। सोमा मतलब बॉडी, ठीक है। और इसी को अगर हम प्लूरल कर दे, प्लूरल, तो फिर सोम्स बन जाएंगे, ठीक है। तो सोमा वहां से आया, ठीक है। राइबो कहाँ से आया? आरएनए,
आरएनए से। क्यों आरएनए से आया? क्योंकि ये जो राइबोसोम्स हैं दे डू नॉट कम फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। लाइक बहुत सारी चीजों को मीजोसोम्स ने क्या किया है, अपने अंदर स्टोर करके कंपार्टमेंटलाइजेशन करके रखा हुआ है। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, सब चीजें हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन्स हैं। लेकिन ये जो राइबोसोम्स हैं ये लोग कहाँ से आए हैं? ये न्यूक्लियस वाले रीजन से बन के बाहर निकल आए हैं। न्यूक्लियस में आरएनए बनता है, वही आरएनए क्या हुआ है, बाहर निकल आए हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड थोड़े से प्रोटीन्स जो मीजोसोम्स में थे, ठीक है, मीजोसोम्स में बन रहे थे, ठीक है, वहां से चले गए हैं अंदर और दोनों मिल करके बन गए हैं आरएनए, बन गए हैं राइबोसोम्स, ठीक है। सो आरएनए का फुल फॉर्म क्या है बेटा? राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसी से इसका नाम पड़ गया राइबोसोम्स, ठीक है। बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, इनको ये भी बोला जाता है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है। व्हाट आर दिस राइबोसोम्स? इनका काम क्या है राइबोसोम्स का? देयर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ राइबोसोम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम? राइबोसोम्स आर स्मॉलेस्ट मशीनरीज, स्मॉल मशीनरीज, ठीक है, मशीनरीज that helps in protein synthesis, that help in protein synthesis, help in protein synthesis। कैसे करते हैं ये लोग प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस ये वाली रटने जैसी बात हो गई कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ चलो याद रख लेते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस कैसा होता है? राइबोसोम कुछ ऐसा होता है, मान लो, ठीक है, कुछ राइबोसोम ऐसा करके मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कुछ एक कोड है, ठीक है, जैसे आप लोगों का कोड होता है ना वैसे ही, ठीक है, जैसे आप लोग अभी कोडिंग वगैरह सीखते होंगे कोई, ठीक है, तो हाँ कोड है, तो ऐसे ही एक कोड होता है जो चलता हुआ जाता है और उस कोड के हिसाब से क्या करता है, एमिनो एसिड एक एक वो जोड़ता जाता है, ठीक है। ये राइबोसोम क्या करता है, वो उस कोड को पढ़ सकता है और उसके हिसाब से जोड़ता जाता है एक एक एमिनो एसिड, एंड फाइनली एमिनो एसिड का जुड़ा हुआ चेन बन जाता है हमारा प्रोटीन, ठीक है। तो यही तो है प्रोटीन सिंथेसिस। चलो इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, तो उसके लिए हम थोड़ा देख लेते हैं क्या है, कैसा है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स दोनों डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी एंड साइज। तो जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं दे आर 70S, ठीक है, 70S राइबोसोम्स। एस मतलब बेटा स्वेदबर्ग्स यूनिट, स्वेदबर्ग्स यूनिट, ठीक है। ये स्वेदबर्ग्स यूनिट क्या है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसका मतलब कितना टाइम लेता है, ठीक है, कोई पार्टिकल को। हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन की बात कर रहे थे हम, मतलब जैसे मम्मी लोग मिक्सर यूज करते हैं ना, ग्राइंडर यूज करते हैं, वैसे ही जब हम लोग सेंट्रीफ्यूग कर रहे हैं लैब में इसको, ठीक है, एक सेल को, तो राइबोसोम्स जो हैं वो कितना टाइम लेते हैं सेटल डाउन होने के लिए, कितना टाइम के बाद, स्टार्टिंग से कितना टाइम के बाद वो लोग सेटल डाउन हो जाते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻13 सेकेंड्स, ठीक है, 70 × 10⁻13 सेकेंड्स, ऐसा कुछ लगता है इनको सेटल डाउन होने के लिए, और इसी के वजह से इनको बोला जाता है स्वेदबर्ग्स यूनिट 70S, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर 70 सेकेंड्स के बाद ऑलमोस्ट दे सेटल डाउन, ठीक है, 70 × 10⁻13 सेकेंड्स के बाद, ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है 70S वाले राइबोसोम्स, ठीक है। इनके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक तो लार्जर सब यूनिट, लार्जर वाला, और एक स्मॉलर वाला, ठीक है। ये स्मॉलर वाला 30S होता है और ये लार्जर वाला होता है 50S, ठीक है। ये 50S में बहुत सारे आरएनए होते हैं, आरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि राइबोसोम में स्पेसिफिकली ये आरएनए पाए जाते हैं, इनको बोला जाता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ आरएनए होते हैं और कुछ प्रोटीन्स होते हैं। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन ऑलरेडी बात कर चुके हैं ना, आरएनए और कुछ प्रोटीन, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ आरएनए और कुछ प्रोटीन, ठीक है, ऐसे बने होते हैं दोनों 30S 50S, ठीक है। और जो इनका डायमेंशन है वो कितना है, 15 × 20, 15/20, ठीक है, nm, नैनोमीटर,
ये इनका डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, तो राइबोसोम्स का जो आरएनए है, ठीक है, वो कहाँ पे बनता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। उसके साथ क्या होता है, थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाता है, जो या तो हो सकता है सेल के अंदर हो या फिर मेसोसोम से गया हो, ठीक है, मिल गया और वो बन जाते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स फाइनली किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस अगेन। मतलब सेल को अपना कुछ प्रोटीन्स तो चाहिए होगा ना बेटा, एंजाइम्स चाहिए होगी उसको, बहुत सारे फोटोसिंथेसिस करने के लिए हो सकता है, रेस्पिरेशन करने के लिए हो सकता है, ठीक है। वो एंजाइम्स जो सारी चाहिए होगी वो कहाँ से मिलेगी उसको, फ्रॉम द प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए राइबोसोम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो ये बन गया राइबोसोम्स। अभी चलते हैं हम लोग न्यूक्लियोइड पे। वो न्यूक्लियोइड क्या है, उसके अंदर क्या रखा है, थोड़ा देखते हैं। देखो न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड क्या होता है बेटा, एक रीजन हैविंग जेनेटिक मटेरियल, रीजन हैविंग जेनेटिक मटेरियल इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अच्छा देखो, प्रोकैरियोट का मतलब क्या है, हमने पहले क्लासेस में डिस्कस किए थे कि प्रोकैरियोट, सेकंड वाले लेक्चर में ही डिस्कस किया था कि प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब हो गया मेरा प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। पर वैसा एग्जैक्टली दैट इज अ मिसनोन। प्रो मतलब बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें कुछ न्यूक्लियस नामक चीज है ही नहीं, बस डीएनए है, बस उसका जेनेटिक मटेरियल है, उसको ऐसे मोड़ मार के एक जगह पर रखा हुआ है, ठीक है, एक जगह पर उसको थोड़ा स्थान दे दिया है, एक पर्टिकुलर जगह पर थोड़ा रखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअल न्यूक्लियस। फॉल्स वगैरह पे नहीं, तो ये बोलते हैं कि फॉल्स न्यूक्लियस है इनमें, वैसा कुछ नहीं है, टोटली दीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ओनली जेनेटिक मटेरियल एक रीजन में है, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड उस रीजन का नाम है, बस उतना ही है, ठीक है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, डीएनए, वही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए, जैसे नॉर्मल डीएनए होता है हेलिकल डीएनए, ठीक है, मेड इनटू ए सर्कुलर स्ट्रक्चर, मेड इनटू ए सर्कुलर स्ट्रक्चर। ये थोड़ा चलो समझते हैं इसका मतलब क्या है, ठीक है, ये चीज का, ये जो लिखा मैंने इसका मतलब क्या है थोड़ा समझते हैं, ठीक है, इसका क्या अर्थ है। देखो ये मैंने एक रबर लिया है, ठीक है, इसको मैंने तोड़ दिया है, ठीक है, इस रबर को मैंने तोड़ दिया है, ठीक है। ये रबर को तोड़ने के बाद इसको मुझे बांधने के लिए या फिर इसको लपेट के रखने के लिए मुझे कुछ चाहिए होगा, ठीक है। बहुत बड़ा डीएनए तो छोटा नहीं होता ना बेटा, बहुत बड़ा होता है। तो अगर ये लीनियर होता, ठीक है, अगर ये जेनेटिक मटेरियल ऐसा लीनियर होता तो उसको रखने के लिए, बाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता। फिर ये जो पीछे वाले जो बच गए हैं उनको और कुछ चीज़ों से खुद उनको, ताकि वो एक दूसरे के साथ बंध नहीं जाए, किसी दूसरे चीज़ों के साथ रिएक्ट ना कर जाए, इसके लिए उनके साथ और कुछ चीज़ें, और कुछ प्रोटीन्स या फिर कुछ लगाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। पर इतना काम यहाँ पे कौन करेगा, इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपना जो दो बचा हुआ, दो लास्ट वाला पार्ट था उसको क्या किया, बांध लिया और ऐसे तो सर्कुलर डीएनए बना लिया, सिंगल सर्कुलर डीएनए बना लिया, ठीक है। अभी सिंगल सर्कुलर है तो फायदा क्या है उसको, देखो फायदा क्या है, ये है डीएनए मेरा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा ऐसे करते जाते हैं, करते जाते हैं, ठीक है, इसको ऐसे मोड़ते जाते हैं, बहुत ज़्यादा मोड़ते हैं, देखते हैं क्या हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोड़ते हैं, देखो पूरा मोड़ रहे हैं, ठीक है, पूरा मोड़ रहे हैं हम इसे, पूरा बहुत ज़्यादा मोड़ दिए थे, देखते हैं क्या हुआ। ये देखो, देख रहे हो कुछ हुआ,
अच्छा देखो, मोड़ने के बाद ये बस इतना ही देखो ना। चलो मोड़ दिया है, ठीक है। अभी उसको ऐसे ही करते चलते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। जितना मैं मोड़ती जाऊंगी देखो ये अपने आप में एक बॉल जैसा बन जा रहा है, ठीक है, एक बॉल जैसा बन जा रहा है, ठीक है। उसी को बोलेंगे हम, जो हम मोड़ रहे थे इतना ज्यादा, उसी को हम बोलेंगे सुपर कॉइलिंग, ठीक है। ऑलरेडी जो डीएनए थे बेटा, डीएनए ऐसे ऐसे दो, वो अपने आप में लपेटे हुए थे, मतलब ये दो ऐसे ऐसे लपेटे हुए थे, ठीक है, ऑलरेडी लपेटे हुए थे। इसके बारे में हम ज्यादा देखेंगे, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, हेलिकल डीएनए, उसके बारे में हम ज्यादा देखेंगे, उसको खोलेंगे, वो कैसा बना होता है उसके बारे में हम ज्यादा देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स में। अभी के लिए बस आप इतना समझो कि वो तो एक मोड़ा हुआ था, उसको हम वापस से ऊपर से और एक और मोड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा सुपर कॉइल करिए, ठीक है, बहुत ज्यादा मोड़ लिए। तो देखा आपने कितना छोटा सा वो बॉल बन गया, इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा सा रबर, ठीक है। तो इसका जितना भी बड़ा डीएनए है उसको बहुत ज्यादा ऐसे लपेट लपेट कर एक दूसरे के ऊपर मोड़ मारकर एक छोटा सा बॉल जैसा बनाकर यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे सिंगल सर्क्यूलर डीएनए, सर्क्यूलर डीएनए, ठीक है। अभी ऐसा सिंगल सर्क्यूलर बन गया है, सिंगल सर्कुलर बन गया है। देखो ये सिंगल सर्कुलर को यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल डीएनए के साथ, सर्कुलर स्ट्रक्चर के साथ मतलब कंफ्यूज नहीं करना। बहुत बच्चे सोचते हैं सिंगल सर्कुलर मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा इनका, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी होता है, पर सिंगल सर्कुलर क्योंकि ये एक ही सर्कल है, ठीक है, एक ही सर्कल है, इसीलिए सिंगल सर्कुलर कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो एक सर्कल अभी है इनके पास, तो क्या होगा, ये अपने आप थोड़ा सा खुल गया, ऐसा ऐसा बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक पार्ट को थोड़ा खोल दिया, यहाँ पे थोड़ा रेप्लिकेशन कर दिया, और एक पार्ट को थोड़ा सा ज्यादा मतलब खींच के खोल दिया, थोड़ा रेप्लिकेशन कर गया, और थोड़ा सा खोल गया, ऐसे खोलते 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 इजीली दे कैन मेक रेप्लिकास ऑफ ईच अदर, ठीक है। देयर डीएनए, उनका डीएनए का बहुत जल्दी वो लोग रेप्लिका बना लेते हैं, और इसीलिए वो लोग बहुत फास्ट रेप्लिकेशन करते हैं और बहुत फास्ट मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, समझे। चलो ये हो गई इनकी डीएनए की कहानी, ठीक है। तो ये हो गई, इसके अलावा और भी कुछ जेनेटिक मटेरियल है इनमें, ठीक है। वो जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है। वो क्या है बेटा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। सर्कुलर मतलब अभी समझ में आ गया ना, ठीक है। सर्कुलर ये वाला देखो, ये कुछ सर्कुलर ही है, वैसे रबर टाइप का है ना, सर्कुलर है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, यहाँ पे नहीं है, बाहर है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल में, रियल जेनेटिक्स मटेरियल के साथ इंक्लूडेड नहीं होता है। इसको, ये जो अगर कोई किसी सेल में ये है, इसका मतलब इसको सेल ने अलग से पहले से रखा था, अलग से लेकर, ठीक है, या फिर किसी ने इसके पास इस चीज को ट्रांसफर किया है, ठीक है। अगर इसको खाया होता बाकी चीजों की तरह, ठीक है, इसको अगर इसने खाया होता तो इसके ऊपर भी एक लग जाती ना, एक मेम्ब्रेन, पर वैसा है नहीं, तो इसीलिए ज्यादातर ये समझा जाता है कि शायद किसी ने इसके पास ये चीज को ट्रांसफर किया है, ठीक है, या फिर वो पहले से एक्वायर करके रखा था, ठीक है। चलो, तो दिस इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड डीएनए। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मिड डीएनए। अभी प्लाज्मिड डीएनए का काम क्या है, प्लाज्मिड डीएनए का ऑलवेज हेल्प्स इन गिविंग यूनिक फेनोटाइप कैरेक्टर्स, यूनिक फेनोटाइपिक फीचर्स या फिर फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स, फेनोटाइपिक फीचर्स, यूनिक फेनोटाइपिक फीचर्स, ठीक है। अभी ये यूनिक क्या है, फेनोटाइपिक क्या है, फीचर्स क्या है। अच्छा, फेनोटाइपिक फीचर्स क्या है, सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं।
जैसे कि आपका हाइट कितना है, मेरा हाइट मान लो इतना है, मेरा रंग ऐसा है, ठीक है, कोई थोड़ा सा सांवला होता है, कोई बहुत ज्यादा लाइट कलर का होता है, कोई थोड़ा डार्क होता है, ठीक है, ऑल दीज आर फेनोटाइपिक फीचर्स, ठीक है, ऑल दीज आर फेनोटाइपिक फीचर्स, ठीक है। किसी फ्लावर का कलर ब्लू होता है, किसी फ्लावर का कलर ब्लू व्हाइट होता है, किसी फ्लावर का कलर ग्रीन होता है, ग्रीन ज्यादातर फ्लावर के कलर नहीं होते, रेड होता है, ऑल दीज आर फेनोटाइपिक फीचर्स, मतलब जो हमें दिखाई दे, जो एक्सटर्नल फीचर हमें दिख रहा है, दैट इज द फेनोटाइपिक फीचर, ठीक है। यूनिक मतलब क्या, जो सभी में होता है उससे थोड़ा अलग, ठीक है, उससे थोड़ा अलग। चलो, तो यूनिक फेनोटाइपिक फीचर्स के कुछ एग्जांपल क्या है बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब देखो जो बैक्टीरिया होते हैं वो एंटीबायोटिक को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। जैसे कुछ बच्चे बाहर धूप में जाने से पहले ना अपने आप को पूरा ढक लेते हैं, ज्यादातर लड़कियां अपने आप को पूरा ढक लेते हैं, खाली आंखें दिखाई दे रही होगी और कुछ नहीं दिखाई देता, ठीक है, तो उनको कोरोना होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादातर, क्योंकि वो तो ऐसे भी ढके हुए जाते थे, ठीक है। तो हाँ, दे आर सेंसिटिव टू सनलाइट, ठीक है, तो इसीलिए खुद को ढक लेते हैं। वैसे ही अगर कोई एंटीबायोटिक आ जाए ना बैक्टीरियल सेल के पास, तो झट से वहां से दूर भागने लगता है, दूर तो नहीं भाग सकता, वो वहां से उस रीजन में जाएगा ही नहीं जहां पे एंटीबायोटिक हो, ठीक है, एक्चुअली वो चीज होती है। पर जब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, जब प्लाज्मिड आ जाता है उसके अंदर, उसको पावर मिल जाता है, उसको मतलब बोल दो कि सनस्क्रीन आ गया है, ठीक है, लड़कियां जो सनस्क्रीन लगाती हैं वो सनस्क्रीन लगा लिया है, अभी क्या करेंगे, वो खुद को ढकेंगे नहीं और चली जाएंगी धूप में, ठीक है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज दैट इज द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। एंटीबायोटिक होगा फिर भी बैक्टीरिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना ग्रो कर पाएगा, ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब एंटीबायोटिक है फिर भी वो उसको रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। और क्या है, प्लाज्मिड के वजह से, मतलब प्लाज्मिड के वजह से कुछ पीली कॉल्ड सेक्स पीली, ठीक है, पर्टिकुलर टाइप के पीली हैं कॉल्ड सेक्स पीली, पीली के बहुत टाइप्स हैं, हम थोड़ा देखेंगे उसके बारे में पीली में, ठीक है, बाद में। चलो, सेक्स पीली जो है दैट इज डिटरमाइंड, फॉर्मेशन ऑफ दिस सेक्स पीली इज डिटरमाइंड बाय एफ प्लाज्मिड, एक एफ प्लाज्मिड है वो डिटरमाइन करता है कि सेक्स पीली बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। सेक्स पीली जब होता है, इसी के वजह से ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो सकता है दो सेल्स के बीच में, ठीक है, जिसमें हो सेक्स पीली, ठीक है, जिसमें प्लाज्मिड हो उसको कहते हैं F प्लस, जिसमें नहीं हो उसको कहते हैं F माइनस। अभी जिसने F प्लस ने अगर अपना प्लाज्मिड F माइनस में ट्रांसफर किया तो वो बन जाता है F माइनस, और जिसको ट्रांसफर किया वो बन जाता है F प्लस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। यही ट्रांसफॉर्मेशन को हम यूज करके ऑर्गेनिजम्स, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। हमारा काम तो वही है बेटा, नेचर के अच्छे अच्छे गुणों को उठाओ और अपने काम में यूज करो, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, वरना हमें क्या फर्क पड़ता, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से फिर हम अपना काम में यूज कर रहे हैं बैक्टीरिया को, ठीक है। चलो, ये बन गई कहानी प्लाज्मिड की। भी चलते हैं हम लोग फ्लैजेला पे, ठीक है, सब खत्म हो गया हमारा, ये हो गया, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन हो गई, मेसोसोम हो गई, सेल इन्फ्यूजन्स नहीं है ना, तो सेल इन्फ्यूजन्स पढ़ लेते हैं, फिर फ्लैजेला पे चलते हैं। सेल इन्फ्यूजन्स, अच्छा, एक सेल है तो उसको जरूरत पड़ेगी, उसके पास कुछ, मतलब मान लो आपके घर में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, तो रिजर्व मेडिसिन कुछ होना चाहिए ना, इमरजेंसी के लिए कुछ रिजर्व फूड होना चाहिए। आजकल साइक्लोन बहुत ज्यादा होता है, जैसे कोरोना के लिए सब शटडाउन हो गया था, तो आपको रिजर्व कुछ खाना रखना पड़ता है, ठीक है, तो वही रिजर्व खाना इसके बॉडी में, या फिर रिजर्व मटेरियल्स, ठीक है, जो बैक्टीरिया की बॉडी में है, उसको हम लोग कहते हैं सेल इन्फ्यूजन, रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी,
reserved materials present in the body of bacteria, ठीक है, बैक्टीरिया, उसे हम कहेंगे सेल इंक्लूजन। दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, दीज आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। क्यों बेटा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड क्यों है? क्योंकि पहले से सेल ने उसे या तो उसे पहले से खाई थी या फिर इसको खाया किसने, मीजोजोम ने खाया है और बाकी छोड़ दिया है, ठीक है। मतलब मान लो ऐसे किसी चीज, कोई चीज आया, ठीक है, अंदर आया, इसको खाया इसने खाने के बाद क्या किया, अपने वैक्यूल को नहीं लिया और उसको छोड़ दिया, बस ऐसे खुला ही छोड़ दिया और इसको बंद कर दिया, जो कि होता नहीं है यूजुअली, ठीक है। यूजुअली दिस थिंग डज नॉट अकर एंड दैट्स व्हाई वी थिंक इट कि पहले से सेल ने, जब सेल का मेम्ब्रेन फॉर्म होता उससे पहले से ही ये चीजें उसके अंदर थी, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो जो फंक्शन कर रहा था उसके हिसाब से ऑलरेडी ये रिजर्व मटेरियल उसके अंदर थी, ठीक है। These are non-membrane bound structures. Membrane bound structures. एग्जाम्पल दे दो चार, क्या क्या फूड हो सकता है? सियानोफाइशियन ग्रैन्यूल्स, सियानोफाइशियन ग्रैन्यूल्स, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स। फॉस्फेट फूड के हिसाब से चाहिए ना, उसको एटीपी बनानी तो पड़ेगी बेटा। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ठीक है, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स इसीलिए जरूरी है। और क्या, कुछ गैस वेसिकल्स उसको चाहिए, गैस वेसिकल्स, ठीक है। गैस वेसिकल्स तो अभी वेसिकल्स तो मेम्ब्रेन बाउंड हो गए, ये कहाँ से आ गए? अच्छा, गैस वेसिकल्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है। देखो जो बैक्टीरिया एक्वेटिक होंगे, ठीक है, उनको क्या चाहिए कि उनके अंदर कुछ ऐसा रहना चाहिए ताकि वो तैर सके, ठीक है, तैर सके, इसीलिए वो लोग डूब नहीं जाए। इसीलिए क्या होता है, वो जो गैस वेसिकल्स, ठीक है, अगर गैस का कुछ इनके अंदर रह जाएगा तो ये लाइट हो जाएंगे और तैर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। इसीलिए ये गैस वैक्यूल्स होते हैं विच प्रोवाइड फ्लोटेशन, buoyancy to aquatic bacteria, ये प्रोवाइड करता है। और इसका काम क्या है, इसके अंदर बहुत टाइम में क्या होता है, जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन चाहिए होता है सेल को, ठीक है, काम करने के लिए, वो भी इसके अंदर स्टोर होकर रहता है, ठीक है। अगर कुछ बना हो, जैसे H2S गैस हो गया, ठीक है, CH4 हो गई, ये सब गैसेस भी इसके अंदर रह सकते हैं, ठीक है। सो may be stored, ठीक है। बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन cyanobacteria, ठीक है। और क्या है, कुछ क्रोमैटोफोर्स होते हैं, ठीक है, क्रोमैटोफोर्स, ये क्रोमैटोफोर्स एक्चुअली क्या होते हैं, यहीं से निकले हुए वेसिकल्स होते हैं, ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब्यूल्स या फिर वेसिकल्स होते हैं which arise from this mesosome only, ठीक है, मेसोसोम से ही अराइज किए हुए होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, पिगमेंट्स, ठीक है, पिगमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, किसमें पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, दे आर पर्टिकुलरली ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, तो लिख लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये आपकी एनसीईआरटी मात्रा में दी हुई है, उनकी बाणी है, याद कर लीजिए। चलो उसके बाद हम लोग चलते हैं, हाँ, तो बैक्टीरिया जो है वो चलते फिरते भी हैं, है कि नहीं बेटा, तैरते हैं, जैसे हमने बोला, फ्लोटेशन अगर किसी के अंदर हो तो वो ऐसे स्टैटिक रह सकता है पानी के ऊपर,
लेकिन उसको चलने के लिए उसको कुछ फोर्स तो देनी पड़ेगी ना, पानी को पीछे धकेलना पड़ेगा या फिर पानी के ऊपर उड़ना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ता हो, ठीक है। बेसिकली पानी को पीछे धकेलना पड़ेगा, दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं बैक्टीरिया इस चीज को कैसे करता है। बैक्टीरिया चलने के लिए जो यूज करता है उसको हम कहते हैं फ्लैजेला, ठीक है। मोटाइल बैक्टीरियाज हियर हैव दिस provides मोटिलिटी मतलब लोकोमोशन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया में हेल्प करता है वो, ठीक है। ये जो फ्लैजेला होते हैं बेटा, दे आर मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन, इनके 3 हिस्से होते हैं। दे आर द बेसल बॉडी, ये वाला पार्ट, ठीक है, बेसल बॉडी जो पूरा मोटर जैसा काम करता है, ठीक है, बेसल बॉडी मोटर जैसा काम करता है। और कहाँ से अराइज होता है ये? फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। एनसीईआरटी में लिखा है कि दिस अराइजेस फ्रॉम द सेल वॉल, बट इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज इसको एटीपी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मोटर है तो वो एटीपी यूज करके ही अपना काम करेगा बेटा। अगर वो सेल मेम्ब्रेन से नहीं गया होगा, नहीं अराइज करेगा, तो एटीपी उसके पास कौन लाएगा, ठीक है। एटीपी यूज कैसे करेगा वो, ठीक है। इसीलिए इट इज नेसेसरी दैट दिस अराइजेस फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। चलो ये बेसल बॉडी थी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे मोटर्स लगे होते हैं, यहीं पे इसका स्विच भी होता है। मोटर है तो मोटर को ऑन करने का कुछ स्विच भी होगा ना, तो स्विच भी इसका वहीं पे होता है। स्विच, फिर मोटर हो गया, फिर उसके बाद एक हुक है, ठीक है, गर्दन टाइप का कुछ चीज, ठीक है, हुक। फिर हो गया उसका फिलामेंट, ठीक है, जो हाथ टाइप का काम करे, ठीक है, फिलामेंट। ये फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट एंड दैट हेल्प्स इन मोशन बेसिकली। तो कैसा ये मोशन करता है थोड़ा देख लेते हैं, चलो, ठीक है। मान लो ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ये कोई सेल है, ठीक है, यहां से निकली हुई है इसकी फ्लैजेला, ठीक है। जब उसको मूवमेंट करना होता है, ये क्या करेगा, यहाँ पे जितने सारे पानी वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, पहले क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर अपने जो फ्लैजेला है उसको थमा देगा, ठीक है। फिर जो उसका हुक है वो मोड़ने लगेगा, ठीक है, मोड़ने लगेगा, थोड़ा बहुत बेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। जैसे ही बेंड किया, ठीक है, इसका जो ये एक्सेस था, ये एक्सेस क्या हुआ, मुड़ा, ये एक्सेस यहीं पे है, तो उसका क्या हुआ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा शिफ्ट कर गया, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे ही शिफ्ट किया, ये सेल खुद भी थोड़ा मुड़ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, सेल खुद भी मुड़ा, ये यहाँ पे है अभी तक, ठीक है। सेल ऐसे ही ये जैसे मुड़ता हुआ जाएगा, जैसे मुड़ता हुआ जाएगा, यहाँ से मुड़ा हुआ थोड़ी है, ठीक है, यहाँ से ये जो वेव होगा, ये जो कंट्रैक्शन वेव जो बनी होगी, देखो मेरा हाथ ऐसे सीधा था, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, ऐसे फिर कॉन्ट्रैक्ट जो किया था, जो वेव एक बार स्टार्ट हुआ था, मान लो आप एक रस्सी को, ठीक है, एक साइड में खाली है और एक साइड में बंधा हुआ है, एक रस्सी को आप एक बार ऐसे करके छोड़ दो, क्या होगा, वो खाली एक बार ऐसे होके रुक जाएगा, पूरा रस्सी ऐसे ही सीधा होगा और खाली एक पीछे वाला खाली ऐसा होगा, वैसे तो नहीं होगा ना, एक बार कर देने से भी वो वेव चलता हुआ जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे भी होगा, ये जो वेव क्रिएट हुआ था, दिस वेव विल मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये जो वेव क्रिएट हुआ था, ये वेव पूरा ऐसे फ्रॉम द टिप टू द अटैचमेंट साइड की तरफ ये पूरा बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे ही ये बढ़ता जाएगा, उसके साथ साथ ये जो है हमारा सेल, ये मुड़ता हुआ जाएगा, ठीक है, ये पूरा मुड़ जाएगा, मुड़ता हुआ जाएगा और फिर से कुछ देर तक कुछ आगे चलाएगा ये, ठीक है, कुछ बहुत थोड़ा ही डिस्टेंस पर ये आगे चलाएगा, ठीक है। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली एक जगह पे ये अपना फोर्स दे रहा है, ठीक है, एक जगह को पीछे धकेल रहा है, मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल को पीछे धकेल रहा है, ठीक है, और खुद आगे बढ़ रहा है, पीछे धकेल रहा है और खुद आगे बढ़ रहा है। सो देयर इज कंप्लीटली रोटेशनल मोशन, ठीक है। हर जगह पे बेटा जो भी चलता है ना, वो रोटेशनल मोशन ही करता है, ठीक है। एंड देयर इज एन हेलिकल पाथ, पूरा ये सेल पूरा यहाँ से ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे आ रहा है, फिर से यहाँ पे वही चीज हो रही है, फिर से यहाँ पे वही चीज हो रही है, रिपीट रिपीट रिपीट, और ये ऐसे हेलिकल पाथ में आगे भी बढ़ रहा है और खुद भी मुड़ रहा है, ठीक है।
ये जो मोशन होता है ये उसका मोशन 3 तरह से हो सकता है, 3 तरह की मूवमेंट की वजह से, स्पेशली 2 तरह की, ठीक है। एक तो ये वेव वाली हो गई, ठीक है, ये वेव वाली मोशन को हम ओर लाइक मोशन भी बोलेंगे, ठीक है। और समझ रहे हो ना, जैसे पानी में जब आप लोग बोट में जाते हो ना तो बोटमैन क्या करता है, कुछ पकड़ के ऐसा ऐसा करता रहता है ना, वो होता है ओर। तो उससे क्या, वो क्या करता है, पानी को पीछे की तरफ धकेलता है और आपका जो नाव है वो आगे चला जाता है। बेसिकली दिस इज द सेम मैकेनिज्म, ठीक है। इसी को प्लेन वेव भी बोलते हैं, प्लेन वेव तरह का मोशन, ठीक है। अगर ये ओर जो है और ऐसा ऐसा जा रहा है, मतलब क्या, ओर को मैं पीछे पीछे दे रही हूँ, मतलब क्या बेटा, ये क्लॉकवाइज हो रहा है, ये जो साइकिल है क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। अगर क्लॉकवाइज चले तो फिर आगे चला जाएगा ये, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये मान लो ऐसे ऐसे करने लगे, तो ये मान लो ऐसे ऐसे ये पानी को पीछे भेजने लगा, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में चलने लगेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में चलने लगेगा, ठीक है। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज एंटी क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज जाएगा तो फिर पीछे चला जाएगा, और क्लॉकवाइज जाएगा तो फिर आगे चला जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात, ये और लाइक मोशन की। और क्या हो गई, थर्ड वाला 3D वेव, ठीक है, 3D वेव मोशन। तो 3D वेव कैसा होता है, देखो 3D वेव टाइप मोशन, ठीक है। ये कुछ ऐसा होता है कि आपने देखा होगा जो टर्बाइन्स लगे होते हैं या फिर प्रोपेलर जो लगे होते हैं एरोप्लेन के सामने वाले हिस्से में, ठीक है। एरोप्लेन के सामने मान लो ये कोई एरोप्लेन है, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोपेलर लगा होता है, ये क्या करता है बेटा, घूमता रहता है। जैसे ही एरोप्लेन स्टार्ट होती है ये पहले घूमने लगता है, बहुत जोर से घूमने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो एयर है, ठीक है, यहाँ पे जो एयर होगा उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, उसका वेलोसिटी बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। अभी वेलोसिटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे जो एयर का प्रेशर था, ठीक है, वो डिक्रीज हो गया। ये प्रेशर जब डिक्रीज हुआ, यहाँ पे तो प्रेशर जो था वही है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, पर यहाँ पे प्रेशर थोड़ी कम हो गई, तो इसका प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये इसने धकेल दिया और मेरा जो एरोप्लेन है वो सामने चला गया, ठीक है, सामने गया। द सेम थिंग अकर्स हियर, ठीक है, यहाँ पे है मेरा सेम चीज, यहाँ पे भी हुई। एक सेल था मेरा, यहाँ पे ऐसे फ्लैजेला थे, ठीक है। फ्लैजेला क्या किया, ऐसे जोर 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 से रोटेट करने लगा, ठीक है, बहुत जोर से रोटेट करने लगा। ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ दिस फ्लैजेला, यहाँ पे जो वाटर था, ठीक है, वो वाटर का वेलोसिटी बढ़ गया, ठीक है। और क्या हुआ, वाटर पीछे जाने लगा, ठीक है, वाटर का वेलोसिटी बढ़ गया, और वाटर का वेलोसिटी जैसे ही बढ़ा वाटर पीछे जाने लगा। या फिर ऐसे भी बोलो कि वाटर का प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो गया, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हुआ, प्रेशर यहाँ पे सेम है, तो क्या हुआ, ये ऑर्गेनिज्म मेरा आगे चला गया, ठीक है। ऐसे ही करके वो पानी से ऊपर बाहर भी निकल जाता है कभी कभी, ठीक है, टू द सरफेस ऑफ वाटर भी ऐसे ही करके वो लोग पहुंच जाते हैं। समझ में आई बात, चलो। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मूवमेंट एंड, तो इसके बाद हमारा पीली और फिम्ब्रे है, ठीक है। दिस टू स्ट्रक्चर्स दे आर मेड अप ऑफ पिलीन, ठीक। पीली जो है ये थोड़ा थिक है, थोड़ा लंबा है, आप देख रहे हो, शॉर्ट है, थोड़ा सा हेयर लाइक ब्रिसल्स, हेयर लाइक, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रिसल्स in case of NCERT, okay. So this pili can be of 3 types, conjugation pili, कंजुगेशन के लिए हेल्प कर सकता है, एक मोटिलिटी के लिए और एक अटैचमेंट के लिए। अटैचमेंट, कहाँ पे अटैचमेंट, किसके साथ अटैचमेंट, सब तो मोह माया है, किसके साथ अटैचमेंट है, चलो। अटैचमेंट के लिए, अटैचमेंट टू द होस्ट बॉडी, ठीक है, होस्ट सेल्स, मतलब जो भी जिसके भी बॉडी में ये जाके ग्रो करना चाहता है, ठीक है, उसी के बॉडी के सेल्स में जाके अटैच हो जाएगा। और किसके साथ, रॉक्स वगैरह, हैबिटेट में, जो भी हैबिटेट में उसे दिख गया जिसके ऊपर वो ग्रो कर सकता है, ठीक है, इट कैन अटैच टू दैट। मोटिलिटी में कैसे हेल्प करता है, वही जस्ट लाइक दिस क्या फिलामेंट ऑफ द फ्लैजेला, ये लोग भी वैसे ही, ठीक है। ओरिंग, ओरिंग में हेल्प करता है सिर्फ, बस उतना ही काम है उनका,
कॉन्जुगेशन बताया था, मान लो ये एक है, ठीक है, यहाँ पे एक दूसरी सेल आ गई, इसका ये कॉन्जुगेशन पीली क्या करेगा, इसके अंदर आ जाएगा। दे हैव दिस टू पीलीज, ओके, दे हैव दिस टू पीली, ये दोनों पीली है दोनों के पास, ये दोनों पीली आ गए पास पास, ये दोनों पीली पास आ गए। जैसे ही पास आए, ये दोनों का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये क्या हुआ, फ्यूज कर गया, दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था वो फ्यूज कर गया। अब ये दोनों सेल्स के बीच में पूरा रास्ता बन गया, ठीक है। अभी क्या कर सकते हैं, ये अपना प्लाज्मिड डीएनए हो या फिर नॉर्मल डीएनए, कुछ भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। बेसिकली दे एक्सचेंज दिस प्लाज्मिड डीएनए, ठीक है। ये प्लाज्मिड क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा। जिसके अंदर पहले से होगा प्लाज्मिड, ठीक है, उसको बोलेंगे F+, इसके अंदर नहीं होगा उसको बोलते हैं F-। अभी क्योंकि इसने अपना प्लाज्मिड इसको दिया, तो ये फाइनली बन जाता है F+ और ये बन जाता है F-, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। We'll be studying this in a better way in classification. All the type of reproductions in bacteria, I will be studying that. Conjugation is a type of reproduction only for bacteria. Okay. The transfer of genetic material. हाँ, तो ये 3 काम हो गए इसके, ठीक है। फिम्ब्रे जो होते हैं, फिम्ब्रे क्या करते हैं, हेयर लाइक ब्रिसल्स लाइक हैं, दे हेल्प ओनली इन अटैचमेंट, दे आर अदरवाइज ऑल्सो कॉल्ड एज अटैचमेंट पीली, ठीक है। अटैचमेंट पीली ये बोला जाता है उनको, ये सिर्फ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, अटैच हो जाते हैं टू द रॉक्स ऑन स्प्रिंग, इन स्प्रिंग्स। मान लो कोई ऐसे नदी बह के जा रही है बहुत जोर से, ठीक है, उस नदी के हर पार में ऐसे रॉक्स लगे हुए हैं, तो रॉक्स के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर वहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उनकी मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। रॉक्स इन स्ट्रीम्स will start multiplying. इसका बहुत बड़ा रोल है बेटा, इसको छोटा मत समझना, ठीक है। यही रोल की वजह से जहाँ पे पूरा रॉक्स हो ना, उस रॉक्स के ऊपर ये लोग आराम से ग्रो कर सकते हैं, और जहाँ पे कुछ नहीं था पहले, वहाँ पे अभी एक बायोफिल्म, ठीक है, कुछ तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म अभी आया, तो धीरे धीरे करके वहाँ पे पूरा एक बड़ा वाला हैबिटेट, पूरा एक बायोम बन सकता है, ठीक है, पूरा एक इकोलॉजी बन सकता है। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोफिल्म प्रोडक्शन, ठीक है। और क्या है दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस, दे आर ओनली 5 to 15 in number per cell, they can be 10 to 200 per cell, ठीक है, 100 to 200 per cell, ये बहुत ज़्यादा है नंबर में, यहाँ पे दिख भी रहे हैं बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है दिख रहा है, पीली जो है बहुत कम है। चलो, तो दैट एंड्स द टॉपिक। एक बात और है कि ये जो सारे सेल्स हैं, ये क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, इनका डीएनए बहुत ज़्यादा ऐसे टाइटली पैक नहीं होता है, ठीक है, बहुत आसानी से खोला जा सकता है, तो इसीलिए देयर रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, देयर रेट ऑफ डिविजन इज वेरी हाई, ठीक है। वो लोग छोटे हैं इन साइज एज कंपेयर टू दैट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, बट देयर रेट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज वेरी हाई। नहीं तो उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। जो बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, बेस पूरा सेम है, पर हाँ दे लैक दोज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है। दिस लाइन इज हाईलाइटेड फ्रॉम योर एनसीईआरटी माथा, ठीक है। So remember this. Now we'll look into the eukaryotic cells in detail in the next class. So till then, goodbye and have a good day. Letting you think out of box.